तो देखिए लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन टेक्निक्स का फर्स्ट पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। उसमें आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 15 हमने एंड में किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिए होते हैं उनकी दो कैटेगरीज होती हैं और उनमें से हमें कुछ सिलेक्शंस करने होते हैं और कैटेगरी के नंबर जो आप सेलेक्ट कर सकते हो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन होती है। जैसे बॉय और गर्ल है, 5 बॉय 6 गर्ल्स, तो कम से कम 2 बॉय होने चाहिए या कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो उसके लिए ट्री डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस हम लोगों ने की थी। इसी डिस्कशन को अब आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें 2 कैटेगरीज के बजाय 3 कैटेगरीज दी होती हैं ऑब्जेक्ट्स की, और कभी कभी तो 4 कैटेगरीज वाली प्रॉब्लम भी आती है। इनफैक्ट 16th प्रॉब्लम का ये फर्स्ट पार्ट है जो कि 15th के आगे का कंटिन्यूएशन है। तो जिन लोगों ने भाई एपिसोड पिछला वाला नहीं देखा है, एपिसोड 3 नहीं देखा है, वो उसको ज़रूर वॉच कर लें, तभी ये 16th प्रॉब्लम समझ में आनी है। ठीक है, चलिए खैर। तो 2 वाइट बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल, समझ लीजिए ज़रा, ये 2 वाइट बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं। भाई पॉज करके लिख तो लिया है ना आप लोगों ने, ये जिम्मेदारी आपको अच्छे से निभानी है। तो अब इसमें से हमें कोई एक बॉल निकालनी है, नहीं सॉरी 3 बॉल्स निकालनी है, और रेस्ट्रिक्शन क्या है कि कम से कम एक ब्लैक बॉल हो। तो देखा आपने यहाँ पर बॉल्स 2 टाइप की नहीं 3 टाइप्स की हैं, करेक्ट। तो क्या वाकई यहाँ पर कुछ नया है या बिल्कुल वैसे ही करना शुरू कर दें। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर कि वैसे तो 3 कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन दी हुई है वो सिर्फ ब्लैक बॉल पे दी हुई है। बाकी रेड और जो वाइट बॉल्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन, एक ग्रुप बना सकते हो आप, एक कैटेगरी कह सकते हो, और उसमें से कितनी भी बॉल आप निकाल सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कम से कम एक वाइट हो या कम से कम 2 रेड हो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है आप। ठीक है ना। तो एक इंटरेस्टिंग बात समझ में आ रही है कि अगर हम ब्लैक बॉल का एक ग्रुप बनाएं जिसके नंबर के बारे में कुछ रेस्ट्रिक्शन है और एक ग्रुप ये बना दें, ठीक है ना, तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो यस, वेरी गुड। शुरू में देखने में ये JEE 86 की प्रॉब्लम है, ऐसा हमें लग रहा था कि शायद यहाँ 2 कैटेगरी के बजाय 3 कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन एक्चुअली हमें उम्मीद है कि ये 2 कैटेगरी वाले मेथड से ही यहाँ हमारा काम चल जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो कुछ और सोचेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा। तो देखिए 2 कैटेगरीज मान के चलते हैं। तो एक कैटेगरी तो है ब्लैक बॉल्स की, पहले कैटेगरीज लिख लें, ब्लैक बॉल्स, और नंबर कितना है इनका 3, ठीक है ना। अच्छा, ये जो कैटेगरी है ना, इसको मैं कहता हूँ नॉन ब्लैक। नॉन ब्लैक, भाई ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर ऐसा कुछ दिया होता है कम से कम एक वाइट बॉल निकलनी है या कम से कम 2 रेड बॉल निकलनी, तो मैं दोनों टाइप की बॉल्स को एक ही कैटेगरी में इंक्लूड नहीं कर पाता। यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन तो दी नहीं है इनके नंबर्स पे, तो मैंने ऐसा करने की हिम्मत की है। देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती है या नहीं। तो कितनी कितनी रेड बॉल, ये तो दिख ही रहा है 6, टोटल 6 रेड प्लस वाइट बॉल्स हैं। अच्छा, देखिए ब्लैक बॉल कम से कम एक होनी चाहिए ना, तो वो एक हम निकाल सकते हैं या 2 या 3 या 4, ठीक है। अच्छा, और अगर एक ब्लैक बॉल निकाल ली है आपने तो नहीं 4 तो नहीं निकाल सकते भैया आप, ये 3 ही ब्लैक बॉल्स हैं ना, तो इसीलिए ये नंबर लिख लेना यूज़फुल रहता है भाई यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, टोटल कितनी बॉल्स हमें ड्रॉ करनी है, 3 बॉल्स। तो अगर एक ब्लैक बॉल आपने निकाल ली है तो नॉन ब्लैक बॉल आप 2 सेलेक्ट करोगे, इसमें से 2 निकाल लिए तो 1, 3 निकाल लिए तो 0। अच्छा, अब इनके नंबर ऑफ वेज यहाँ लिखते हैं। ये 3 में से ये सेलेक्ट करने के तरीके 3C1, ये 3C2, ये 3C3, और यहाँ 6 में से 6C2, 6C1, 6C0, ठीक है। अब आपको याद है कि ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते थे और जो नंबर्स आते थे उनको ऐड कर देते थे। उसका लॉजिक पूरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाला मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। तो देखिए ये 3 और 6C2 कितना होता है 15, तो 3 × 15 ये हो गया 3 × 6 यानी कि 18, और ये 1 × 1, करेक्ट। तो ये 3 × 15 को मैं डायरेक्टली 45 लिख लूँ तो एडिशन मैं आसानी से कर पाऊँगा। अब देखिए 8, 5, 13, 14, 1, 64, 64 इज़ द फाइनल आंसर। तो देख रहे हैं कहीं पर से हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई।
इसको करने में। अगर हमने इनको एक ही कैटेगरी मान लिया तो ये प्रॉब्लम दूर से देखने में है 3 कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स वाली, लेकिन एक्चुअली ये 2 कैटेगरी वाली प्रॉब्लम ही है। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिए, 45 एंड 19, यस फाइन, परफेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नोट करिए इसे, थोड़ी सी लंबी लग रही है प्रॉब्लम, नोट करिए फिर मैं समझाता हूँ। नोटेड। तो देखिए यहाँ पर 15 प्लेयर्स हैं, 15 प्लेयर्स का एक टूर पे गया है एक ग्रुप प्लेयर्स का, और उसमें से 11 मैच से पहले सेलेक्ट करने। अच्छा, उन 15 प्लेयर्स में देखिए क्या क्या है, ये 6 तो बॉलर्स हैं, 6 बॉलर्स हैं और 3 विकेट कीपर्स हैं। 6 और 3 9 हो गए। अच्छा, बाकी 6 क्या है, बाकी 6 प्योर बैट्समैन है। तो वो अंडरस्टूड है ना, तो प्रॉब्लम में क्लियरली मेंशन किया गया है और ना यहाँ पर मैंने दिखाया है, लेकिन इतनी क्रिकेट की नॉलेज हम लोगों के पास है कि बाकी 6 लोग क्या हैं वो हमें मालूम है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ वाकई 3 कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है ना। एक कैटेगरी बॉलर्स की है, एक कैटेगरी विकेट कीपर्स की और एक कैटेगरी प्योर बैट्समैन की है, ठीक है ना। और तीनों के नंबर्स भी हमें क्लियर है। और रेस्ट्रिक्शन देखिए किस पे दी हुई है, एटलीस्ट 4 बॉलर्स होने चाहिए, ये ध्यान से देखिए, एटलीस्ट 4 बॉलर्स होने चाहिए एंड 2 विकेट कीपर्स होने चाहिए। यानी बॉलर्स पे भी रेस्ट्रिक्शन है और विकेट कीपर्स पे भी रेस्ट्रिक्शन है। तो हम लोग किसी भी 2 कैटेगरी को एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते। तो ये एक्चुअली 3 कैटेगरी वाली प्रॉब्लम है, आ ही गई उस टाइप की प्रॉब्लम जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो ट्री डायग्राम बनाना शुरू करें। तो ट्री डायग्राम में देखिए, जैसे हम लोग 2 कैटेगरी होती थी तो नीचे 2 कैटेगरीज लिखते थे और उनके नंबर लिखते थे, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हम थोड़ा एक्सटेंशन है कि भाई 3 कैटेगरीज लिख देंगे और रिस्पेक्टिवली उनके नंबर्स लिख देंगे और ट्री डायग्राम बिल्कुल वैसे ही बनाना शुरू करेंगे जैसे कि 15 प्रॉब्लम में हमने खूब प्रैक्टिस की है और 16 के फर्स्ट पार्ट में देखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हिम्मत करते हैं। तो ये देखिए 3 कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स नीचे लिख लिए गए हैं। बॉलर्स 6 हैं, विकेट कीपर्स 3 हैं और प्योर बैट्समैन 6 हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए बॉलर्स कितने कितने ले सकते हैं, एटलीस्ट 4, तो 4 या 5 या 6। अच्छा, विकेट कीपर्स कितने कितने ले सकते हैं, एटलीस्ट 2। तो अगर 4 बॉलर्स ले लिए हैं तो विकेट कीपर्स आप ले सकते हैं 2 या 3। 5 बॉलर्स ले लिए हैं तो विकेट कीपर्स आप ले सकते हैं 2 या 3। अगर 6 बॉलर्स ले लिए हैं तो विकेट कीपर्स आप ले सकते हैं 2 और 3, करेक्ट। अच्छा, अब देखिए आपने सपोज करिए 4 बॉलर्स ले लिए और 2 विकेट कीपर्स ले लिए, तो 4 and 2 6 हो गए, 6 हो गए। अब 11 कंप्लीट करने, तो प्योर बैट्समैन कितने लेने होंगे, यस वेरी गुड, 5, प्योर बैट्समैन 5 लेने होंगे। तो 4 + 2 6 + 5 11, 11 की टीम पूरी हो गई। और यहाँ इस केस में देखिए 4 और 3 7 ले चुके हैं तो 4 और लेने होंगे। 5 + 2 7 ले चुके हैं तो 4 और लेने होंगे। 5 + 3 8 ले चुके हैं, 8 प्लेयर्स को सेलेक्ट कर चुके हैं तो 3 प्योर बैट्समैन लेने होंगे। 6 बॉलर्स, 2 विकेट कीपर्स, यानी 8 आप अगर सेलेक्ट कर चुके हैं तो 3 प्योर बैट्समैन लेने होंगे। 6 + 3 9 अगर ले चुके हैं तो यहाँ 2 प्योर बैट्समैन लेने होंगे। तो देखा आपने, जो लास्ट तरीका है टीम चुनने का वो बड़ा ही अजीब तरीका है। इसका बैटिंग ऑर्डर तो बहुत कमज़ोर रहने वाला है, शायद 2 ओपनर्स ही ढंग की बैटिंग कर पाएँ, उसके बाद तो सब पुअर बैट्समैन ही आने। खैर, ज़्यादा इमोशंस में आप मत आइए, ठीक है ना। ये नहीं कि गुस्से में आके कहा कि इससे तो टीम हार जाएगी और ये काट दिया आपने। क्रिकेट इमोशंस काबू में रखिए, अपने काउंटिंग पर ध्यान लगाइए। जितने केसेस हैं सब आपको गिनने हैं यहाँ पर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इनके नंबर ऑफ वेज लिखते हैं, नंबर ऑफ वेज लिखते हैं। ये नंबर ऑफ वेज देखिए, 6 बॉलर्स में से 4 बॉलर्स लेने के तरीके 64, फिर यहाँ 65, 66 और विकेट कीपर्स के लिए देखिए 3C2, 3C3, 3C2, 3C3, 3C2, 3C3। स्पीड भाई बढ़ रही है अब हम लोगों की। 6 प्योर बैट्समैन में से 65, 64, 64, 63, 63, 62, करेक्ट। अच्छा, अब ये देखिएगा, एक ब्रांच जो है आपको टीम चुनने का एक तरीका दे रही है। 4 बॉलर्स, जैसे इस वाले तरीके में देखिए क्या किया है, 4 बॉलर्स चुने हैं एंड 2 विकेट कीपर्स एंड 5 प्योर बैट्समैन। तो बीच में चूंकि एंड है तो ये नंबर ऑफ वेज का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे, ऐसे ही इसका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिखेंगे और ये मल्टीप्लिकेशन करके जो नंबर्स आएंगे उन सबको ऐड कर लेंगे। तो आप ऐसा करिए, पॉज करिए वीडियो और ये कैलकुलेशन अपने आप करिए। भाई कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी अच्छी होना जरूरी है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसका पूरा कैलकुलेशन, लेकिन पहले जरा आप कर लीजिए पॉज करके।
डन। तो आप देखिए ये कैलकुलेशन है, 960 फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने भाई 960 ही आंसर निकाला था वो लोग काफ़ी खुश हो सकते हैं, बहुत अच्छा कैलकुलेशन किया उन्होंने, ठीक है। अच्छा, इस प्रॉब्लम में हमसे कहा जा रहा था कि जो नंबर ऑफ वेज हैं उसका सेकंड लास्ट डिजिट क्या होगा, इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम थी, तो सेकंड लास्ट डिजिट के लिए आंसर हो गया 6 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, समझ, इसको लिख लीजिए कायदे से, समझने की कोशिश करिए। रिटर्न पॉज करके लिख लिया आप लोगों ने। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर बड़ा ही घनचक्कर मामला नज़र आ रहा है कि एक हस्बैंड और वाइफ हैं, हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स हैं, अब उनमें कुछ लेडीज़ हैं, कुछ जेंटलमैन हैं। लेडीज़ 4 हैं और जेंटलमैन 3 हैं, लेडीज़ ज़्यादा हैं। और वाइफ के कुछ फ्रेंड्स हैं, उसमें कुछ लेडीज़ है, उसमें जेंटलमैन हैं, और वाइफ के जेंटलमैन फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है। फिर एक पार्टी को बुलाना है, पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है हस्बैंड वाइफ को मिलके, और उन्होंने तय किया टोटल 6 गेस्ट बुलाएंगे। 6 गेस्ट में 3 हस्बैंड के और फ्रेंड्स होने चाहिए, 3 वाइफ्स के, दोनों में भाई बराबरी का रिश्ता है, ठीक है। और लेडीज़ और जेंट्स में भी कोई भेदभाव नहीं होगा, 3 लेडीज़ होनी चाहिए, 3 जेंटलमैन होने चाहिए। तो इस टाइप की कंडीशंस यहाँ दी हुई है। दिमाग काफ़ी कंफ्यूज हो गया है, गर्म हो गया है। जरा स्टेप बाय स्टेप और ध्यान से समझते हैं। ये देखिए, पहले तो आप मिल लीजिए, फ्रेंड्स से मिल लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, तो जैसा मैंने बताया था लेडीज़ ज़्यादा हैं, 4 और 3 जेंटलमैन हैं। और ये वाइफ्स के फ्रेंड, वाइफ्स के फ्रेंड में 3 लेडीज़ हैं और ये 4 जेंटलमैन हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए रेस्ट्रिक्शन क्या है कि 3 आपको हस्बैंड के फ्रेंड लेने हैं, इनमें से कोई 3 लेना है, इनमें से कोई 3 लेना है। लेकिन अगर केवल इतना ही दिया होता तो ये प्रॉब्लम 2 कैटेगरी वाले ऑब्जेक्ट्स वाली प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन यहाँ कंडीशन ऐसे भी दी हुई है कि 3 इसमें से लेना है, 3 इसमें से लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैटेगरी टोटल 4 हो गई हैं, बहुत एक्साइटिंग, 4 हो गई हैं कैटेगरीज, ठीक है ना। तो 4 कैटेगरीज कैसे, हस्बैंड की लेडी रिलेटिव्स, हस्बैंड के जेंटलमैन, इनको हम डिनोट करेंगे HL, हस्बैंड के लेडी रिलेटिव्स, हस्बैंड के जेंटलमैन रिलेटिव्स HG, और ये वाइफ की लेडी रिलेटिव्स यानी WL, और ये WG, वाइफ के जेंटलमैन रिलेटिव्स, ठीक है। अच्छा, इन चारों कैटेगरीज को हम ट्री डायग्राम के बॉटम में लिखेंगे, ब्रैकेट में उनके नंबर्स लिखेंगे, और फिर ब्रांचेस में सोचने की कोशिश करेंगे कि कितने कितने हम कहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई स्टेप बाय स्टेप करिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्री डायग्राम यहाँ पर तो बहुत ज़रूरी हो गया है, बिना ट्री डायग्राम के अच्छे अच्छे जीनियस लोग भी इस प्रॉब्लम को करने में परेशानी महसूस करते हैं। तो ये देखिए, मैंने चारों वो कैटेगरीज जो बताई थी वो नीचे लिख दी हैं, उनके नंबर्स ब्रैकेट में लिख दिए हैं। अब देखिए, हस्बैंड के लेडी रिलेटिव्स टोटल 4 हैं, इन 4 में से आप कितने कितने ले सकते हो। देखिए, जो हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं ना, वो अब 3 से ज़्यादा तो अब कॉल कर नहीं सकते, तो मैक्सिमम यहाँ से हम 3 ले सकते हैं। अच्छा, 3 अगर ये ले लिए तो हाँ 3 ले सकते हैं, पहले यही कंप्लीट कर लेते हैं। 3 ले सकते हैं, या 2 ले सकते हैं, या 1 ले सकते हैं, या 0 ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करिए हस्बैंड के लेडी रिलेटिव आपने 3 ले लिए, तो हस्बैंड के जो मेन रिलेटिव्स हैं या जेंटलमैन, हस्बैंड के जो मेन रिलेटिव्स हैं, M यूज़ किया गया है या G के बजाय, वो कितने लेने होंगे, 0, बिल्कुल ठीक, क्योंकि हस्बैंड के टोटल 3 ही रिलेटिव्स तो बुलाए जा सकते हैं। अच्छा, अगर 2 लेडी रिलेटिव्स बुला लिए गए हैं तो 1 मेन रिलेटिव बुला सकते हैं, यहाँ पर 2 बुला सकते हैं, यहाँ पर 3 बुला सकते हैं। तो हर केस में देखिए हस्बैंड के टोटल रिलेटिव्स 3 ही हुए, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इस केस में वाइफ के लेडी रिलेटिव्स कितने बुला सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर लेडीज़ जो हैं वो 3 हो चुकी हैं, लेडीज़ यहाँ 3 बुलाई जा चुकी हैं। अब जो लेडीज़ टोटल 3 होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप एक भी लेडी नहीं बुला सकते, एक भी लेडी को कॉल कर लिया तो टोटल लेडीज़ 4 हो जाएंगी, अलाउड नहीं है, तो ये 0, ठीक है। अच्छा, और आगे देखिए, ये वाइफ के टोटल 3 रिलेटिव्स बुलाने हैं, तो अगर 0 लेडीज़ को बुलाया गया है तो तीनों मेन तो ही बुलाने होंगे, ये भी वेरी नाइस। ज़्यादा ब्रांचेस नहीं निकली, शुरू में हम डर रहे थे बहुत ब्रांचेस रहेंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं निकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हस्बैंड के 3 रिलेटिव्स हो गए, अब वाइफ के रिलेटिव्स की बारी है, तो वाइफ के लेडी रिलेटिव्स कितने बुलाएं। इसके लिए ये देखना होगा कि अभी तक लेडीज़ कितनी बुलाई जा चुकी हैं, 2, तो भाई वाइफ की लेडी रिलेटिव्स में से या लेडी फ्रेंड्स में से आप 1 को ही बुला सकते हैं। आगे 2, ये टोटल 3 होना चाहिए ना।
आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये 1 लेडी आ चुकी है, तो यहाँ पर 2 लेडीज़ और इन दोनों का सम 3 होना चाहिए, तो 1। यहाँ पर 0 लेडी आ चुकी हैं, तो यहाँ 3 को बुलाना ज़रूरी है, और जब यहाँ 3 वाइफ के फ्रेंड्स को बुलाया जा चुका है, तो यहाँ पर फिर 0 ही बुला सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हम लोगों के आंखों के सामने आ गई। चलिए अब नंबर ऑफ वेज लिखते हैं। 3C2, यहाँ ऐसा करते हैं, ये सॉरी ये 4 है ना, तो ये 4C3, 4C3 ना लिख के सीधे उसकी वैल्यू लिख देते हैं 4। जैसे 4C2 की वैल्यू क्या होती है 6, टाइम थोड़ा सेव कर रहे हैं भैया। 4C1 4 हो गया, 4C0 4C1 4 हो गया, और 4C0 1 हो गया। अच्छा अब देखिए 3C0 1, 3C1 3C1 इज 3, 3C2 इज 3, 3C3 इज 1। अच्छा अब ये 3 में से देखिएगा ध्यान से, 3C0 इज 1, 3C1 इज 3 एंड 3C2 3, 3C3 1। टाइम सेव हो रहा है ना डायरेक्टली वैल्यूज लिखने में। 4C3 इज 4, 4C2 इज 6, 4C1 इज 4, 4C0 इज 1। ठीक है ना। अब आपको मालूम है ब्रांच के अलॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर एडिशन करते हैं। चलिए करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये 16 324, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 4 3 12, 12 इंटू 12 इज 144, 144 एंड दिस इज 1। निकालिए भाई, टोटल ऐड करके आंसर निकालिए। 485, 485 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये 16th प्रॉब्लम में हमने देखा कि 3 कैटेगरी वाली प्रॉब्लम की हमने, 4 कैटेगरी वाली प्रॉब्लम की। अब देखिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जिसमें शुरू में पता नहीं चल पाता, कैटेगरी वगैरह का इतना आइडिया नहीं लग पाता है। बहुत एक्साइटिंग प्रॉब्लम है, मज़ेदार प्रॉब्लम है। ए रैक है 7 डिफरेंट पेयर्स ऑफ शूज़। नोट कर लीजिए, पॉज करिए, नोट करिए। ये रैक दिखा दूं मैं आपको, बिल्कुल नेकी और पूंछ पूंछ। ये देखिए, ये रैक है जिसमें 7 पेयर ऑफ शूज़ है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा अब ए पार्ट में कहा जा रहा है कि 2 कंप्लीट पेयर्स चुनना है आपको, ठीक है। टोटल कितने चुनने हैं? 4 अगर आपको शूज़ चुनने हैं और 2 कंप्लीट पेयर्स होने चाहिए, तो 2 कंप्लीट पेयर होते ही चारों शूज़ हो जाएंगे। तो भाई 2 कंप्लीट पेयर कितने तरीके से चुन सकते हैं? तो उसके लिए देखिए ये 7 पेयर्स हैं। 7 पेयर्स में से आप कोई 2 पेयर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप ये सेलेक्ट कर लीजिए और ये सेलेक्ट कर लीजिए, और इनके दोनों शूज़ ले लीजिए, तो बस हो गया। तो आपको एक तरीके से 7 पेयर्स में से 2 पेयर सेलेक्ट करने, फिर उसके बाद तो जो पेयर सेलेक्ट करोगे उसके दोनों शूज़ को लेना ही लेना होगा, तभी तो कंप्लीट पेयर हो पाएगा। तो ये प्रॉब्लम तो बहुत आसान निकली। आंसर हो गया इसका 7C2। लिख भी लीजिए कायदे से, चूज एनी 2 पेयर्स आउट ऑफ 7 गिवन पेयर्स, तो ये हो जाएगा 7C2 वेज। ये कंप्लीट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या, ओनली 1 कंप्लीट पेयर इज चोजन। इसको जरा समझते हैं थोड़ा सा। ओनली 1 कंप्लीट पेयर, तो ओनली 1 कंप्लीट पेयर के लिए सबसे पहला काम तो ये कर लीजिए, 7 पेयर्स में से एक पेयर तो सेलेक्ट कर ही लीजिए। ये लीजिए, ये पेयर मैंने सपोज करिए सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा अब ये पेयर सेलेक्ट करने के बाद बाकी जो 2 शूज़ होने चाहिए, टोटल 4 शूज़ तो होने ही है ना, 2 शूज़ हो गए, 2 और सेलेक्ट करने, तो 2 शूज़ होने चाहिए, वो पेयर के नहीं, किसी एक पेयर के नहीं होने चाहिए। तो कम से कम 2 अलग अलग पेयर से तो लेना ही होगा ना। तो आप क्या करिए कि इन बाकी जो 6 बचे हैं इनमें से कोई 2 सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज करिए ये सेलेक्ट किया और सपोज करिए ये सेलेक्ट किया। अच्छा ये 6C2 तरीके हो जाएंगे। अब क्या करिए, ये जो पेयर सेलेक्ट किया है इसके दोनों शूज़ मत ले लीजिए, इसमें से कोई एक लीजिए। कोई एक लेने के तरीके 2C1, और इसमें से कोई एक लीजिए 2C1, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो टोटल 4 शूज़ आपके पास आएंगे उसमें तो 2 तो ये वाले होंगे, एक इसमें से होगा, एक इसमें से होगा, यानी एक तो कंप्लीट पेयर होगा, लेकिन बाकी शूज़ कंप्लीट पेयर नहीं बना रहे होंगे, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो बहुत अच्छे समझ में आया आपको, कायदे से लिख भी लीजिए, ठीक है ना। देखिए लिखने का तरीका, टेक आउट 1 पेयर, जैसे मैंने बोला था ना, एक पेयर को पहले निकाल लो, और फिर उसके बाद चूज 2 पेयर्स आउट ऑफ रिमेनिंग 6, जैसे मैंने ये 2 सेलेक्ट किए थे, और फिर उसके बाद टेक आउट 1 शू फ्रॉम ईच ऑफ दीज चोजन पेयर्स, इनमें से एक एक शू निकालो। कायदे से लैंग्वेज लिख लीजिएगा, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भाई आपका। अब टेक आउट 1 पेयर, 1 पेयर चुनने के तरीके 7C1 into, ये एंड है ना बीच में, इनके बीच में एंड है, तो मल्टीप्लीकेशन करते रहेंगे। Choose 2 pairs out of remaining 6, 6C2, and choose a shoe from each pair, 1 shoe, 2C1 into 2C1। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आप लोग निकाल लो, नो प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट
इसी प्रॉब्लम का सी पार्ट देखे, नो कंप्लीट पेयर इज चोजन, लिख जरूर लीजिएगा, नो कंप्लीट पेयर इज चोजन। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, एनीवे स्ट्रगल करते हैं थोड़ा सा। देखिए नो कंप्लीट पेयर का एक तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं क्या करूं कि चारों के चारों लेफ्ट वाले शू ले लूं। जैसे ये लेफ्ट शू है, ये राइट शू है, ये लेफ्ट शू है, ये राइट शू है, ये लेफ्ट शू है, ये राइट शू है। तो चार के चारों अगर मैं लेफ्ट लेता हूं, जैसे ये वाला लेता हूं, ये वाला लेता हूं, ये और ये चार अगर लेता हूं तो कोई भी एक कंप्लीट पेयर नहीं हुआ। तो ये एक तरीका है ऐसे चार शूज चुनने का जिसमें कोई भी कंप्लीट पेयर नहीं है। ठीक है ना, और भी कोई तरीका समझ में आ रहा है? ये देखिए ध्यान से, अगर मैं तीन लेफ्ट वाले लेता हूं, ऐसा नहीं सारे लेफ्ट वाले लेना जरूरी, तीन लेफ्ट वाले लेके मैं एक राइट वाला भी ले सकता हूं, लेकिन फिर राइट वाला इनमें से कोई लेना अलाउड नहीं है, राइट वाला इनमें से कोई ले सकते हैं। तो सपोज करिए ये मैंने ले लिया, तो दिस इज ओके, दिस इज फाइन, करेक्ट। तो आप तीन ये लेफ्ट वाले ले लीजिए और ये एक ये राइट वाला ले लीजिए। ठीक है, अच्छा क्या दो लेफ्ट वाले ले सकते हैं? हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, दो लेफ्ट वाले ले लें, दो राइट वाले, लेकिन फिर जो दो राइट वाले होने चाहिए वो राइट वाले नहीं होने चाहिए जिनके आपने लेफ्ट वाले पहले चुने हुए। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, इस डिस्कशन से बातों में ये पता चल रहा है हम लोगों को कि यहाँ दो कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, लेफ्ट शू एंड राइट शू, और कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि लेफ्ट शू अगर इतने लिए हैं तो राइट शू फिर इतने लेने होंगे, लेफ्ट शू इतने लिए हैं तो राइट शू इतने लेने होंगे। क्या इस टाइप की प्रॉब्लम पहले कभी की है हमने? यस। अरे 16th प्रॉब्लम, 15th प्रॉब्लम, इनफैक्ट 15th प्रॉब्लम जो हमारी थी वो इसी टाइप की तो थी। तो ये दूर से देखने में तो नहीं लग रहा था उस टाइप की प्रॉब्लम, लेकिन जब एनालिसिस की हमने तो पाया कि ये तो 15th प्रॉब्लम जैसी ही एक प्रॉब्लम है। तो चलिए वैसा ही ट्री डायग्राम बना के हम लोग शुरू करते हैं। तो ये देखिए लेफ्ट शू एंड राइट शू दो कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, और इनके नंबर्स क्या क्या हैं? इनके नंबर्स हैं, लेफ्ट शू का नंबर है हमारे पास 7 और राइट शू का नंबर है 7। अच्छा, लेफ्ट शू अभी मैंने बताया था ना 4 ले सकते हैं, या 3 भी ले सकते हैं, या 2 ले सकते हैं, या 1 ले सकते हैं, या 0 ले सकते हैं। अच्छा, अगर लेफ्ट शू आपने 4 लिए हैं तो राइट शू कितने ले सकते हैं? राइट शू 3, बिल्कुल ठीक। नहीं 3 नहीं, टोटल कितने लेने भाई? 4 शूज़ ही तो लेने हैं, टोटल 4 शूज़ लेने हैं। ठीक है, तो 0 और 3 अगर लेफ्ट शू ले लिए हैं तो राइट शू कितने लेने होंगे? 1, और 2 अगर लेफ्ट शू ले लिए हैं तो राइट शू 2, टोटल 4 रखिएगा भाई, 1 तो यहाँ 3, 0 तो यहाँ 4। अच्छा, अब जरा नंबर ऑफ वेज देखिए, नंबर ऑफ वेज देखिए, ये 7C4, 7C4, 7C3, 7C2, 7C1, 7C0, और ये 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4। जिन लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया वो डायरेक्टली यहाँ नंबर्स भी लिख सकते थे और ये ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात ये नोट कर लीजिए कि ये जो सेम प्रॉब्लम है वो दो और सिचुएशन में भी पूछी जा सकती है। ऑब्जेक्ट्स कुछ आपको डिफरेंट भी दिए जा सकते हैं, जैसे 7 पेयर ऑफ ग्लव्स दिए जा सकते हैं, जैसे 7 पेयर ऑफ शूज ऐसे 7 पेयर ऑफ ग्लव्स, और वही कहा जा सकता है कि 4 इसमें से सेलेक्ट करने हैं सच दैट कि कोई कंप्लीट पेयर नहीं होना चाहिए, या एक कंप्लीट पेयर होना चाहिए, या 2 कंप्लीट पेयर होने चाहिए। और बिल्कुल यही प्रॉब्लम 7 कपल्स के लिए दी जा सकती है कि 7 कपल्स हैं, उनमें से 4 पर्सन्स को सेलेक्ट करना है कि भाई एक भी कंप्लीट कपल ना हो, 2 कंप्लीट कपल्स हो, वगैरह वगैरह। लेकिन देख रहे हैं इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये भी एहसास करना जरूरी है। कई बार लोग जो हैं वो शूज़ वाली प्रॉब्लम करके जाते हैं, ये प्रॉब्लम एग्जाम में आती है छोड़ के चले आते हैं, उनको शू देखना होता है एग्जाम में। अरे भाई, आप प्रॉब्लम का पैटर्न रिकग्नाइज करो, फिर कहीं भी इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तो आप बिल्कुल उसी मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व कर डालो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये नोट कर लीजिए पहले, देखने में तो बहुत लंबी चौड़ी प्रॉब्लम लग रही है। देखिए डेटा क्या है, m men एंड 2 वुमेन। डेटा को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। देन to each participant plays 2 games with other participant. If the number of games played by men between number of games, ये देखिए एक डेटा इसकी बात हो रही है, number of games played by men between themselves exceeds the number of games played between the men and the women.
एक और नंबर की बात हो रही है, नंबर ऑफ गेम्स, ये मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा आपको। नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बिटवीन द मैन एंड द वुमेन, ठीक है ना। प्रॉब्लम को हमने टुकड़ों में तोड़ लिया ताकि ज़्यादा रीडेबल बन सके। तो m men 2 वुमेन, ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय men बिटवीन देमसेल्व्स, ये निकालते हैं, ये कितना होगा। नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय मेन बिटवीन देमसेल्व्स, तो m men है, तो m men कितने गेम्स आपस में खेलेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करिए, m में से 2 मेन सेलेक्ट कर लीजिए, MC2, तो एक पेयर मिला। अच्छा, ये पेयर आपस में कितने गेम खेलेगा, 2, क्योंकि हर पार्टिसिपेंट जो है दूसरे के साथ 2 गेम खेल रहा है, तो ये दोनों पार्टिसिपेंट भी तो एक दूसरे के साथ 2 गेम्स खेलेंगे। तो भाई MC2 तरीके हुए m में से 2 मेन चुनने के, और फिर अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये नंबर ऑफ गेम्स आ जाएंगे जो मेन आपस में खेलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरे की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बिटवीन द मेन एंड द वुमेन, ये बात करते हैं। तो इसके लिए ऐसा करिए, पहले तो एक पेयर बनाइए जिसमें एक मैन हो और एक वुमेन हो। तो वो पेयर कितने तरीके से बना सकते हैं, देखिए, एक मैन सेलेक्ट करिए MC1 एंड एक वुमेन कितनी है, 2 है ना, हाँ 2, तो इनटू 2C1, ठीक है। और नंबर ऑफ गेम्स निकालने के लिए थोड़ी खिचपिच हो रही है, मैं नंबर ऑफ गेम्स निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, देख रहे हैं जो सब्जेक्टिव एग्जाम में जब आप इस प्रॉब्लम को करोगे तो भाई आप शुरू में थोड़ी लैंग्वेज भी लिखोगे, और लैंग्वेज लिखने के लिए ऐसे ही इसी में से कॉपी करोगे, नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय मेन बिटवीन देमसेल्व्स माइनस नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बिटवीन द मैन एंड द वुमेन, तभी तो पता चलेगा कितने से वो एक्सीड कर रहे हैं। तो माइनस ये कितने से एक्सीड कर रहे हैं, 84। ये देखिए हमने इक्वेशन बना ली, MC2 को लिख लोगे m इंटू एम माइनस 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो m इंटू एम माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू एम, ये 84, और फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इजी है आपके लिए। चलिए फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको इसका पूरा सोल्यूशन, ये सोल्यूशन आप लोग सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए लास्ट में -12 इंटू एम प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो m+7 तो पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है ना, m 0 से छोटा तो हो नहीं सकता, तो ये पूरा पॉजिटिव ही रहेगा। 0 के बराबर सिर्फ यही हो सकता है, m-12। तो इससे m की वैल्यू क्या आएगी, 12। m इज इक्वल टू 12 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ JEE मेन 2019। ये ध्यान से देखिए, ये JEE मेन 2019 थोड़ा छुप गया है, JEE मेन 2019 का क्वेश्चन है जिसका आंसर है m इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें फिर वही 7 कपल्स हमारे सामने आ गए। करेक्ट, 7 कपल्स पर बेस्ड कोई प्रॉब्लम है, जरा इसको नोट कर लीजिए। ये लीजिए, दिक्कत क्या आ रही है आपको, मिक्स डबल टेनिस मैच यहाँ ऑर्गेनाइज करना है। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं मिक्स टेनिस होता क्या है। अरे मिक्स टेनिस ये होता है कि जैसे टेनिस कोर्ट तो देखा होगा सब लोगों ने, तो टेनिस कोर्ट में बीच में नेट होता है और डबल्स गेम होता है, और डबल्स में एक तरफ 2 प्लेयर एक तरफ 2 प्लेयर। लेकिन मिक्स टेनिस में क्या होता है, तो 2 प्लेयर्स होते हैं, उसमें एक मेल एक फीमेल, दूसरी तरफ भी एक मेल एक फीमेल, ठीक है। तो इस तरीके से एक मैच ऑर्गेनाइज करना है, और मैच ऑर्गेनाइज करने के लिए जो कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं आपके पास वो ये 7 कपल्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो मिक्स डबल्स है वो जिन लोगों ने आज तक नहीं देखा, मेरी बात भी थोड़ी कम समझ में आई है, वो लोग ज़रा इस नज़ारे को देख लें, ठीक है ना। कि भाई इस तरफ देखिए, नेट के इस तरफ देखिए एक मेल एक फीमेल, और इस तरफ देखिए एक मेल और एक फीमेल। तो ऐसे मैच कितने तरीके से ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं अगर ये लोग क्लब में अवेलेबल हैं, टेनिस क्लब में उस समय अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए पहले इनके नाम रख लिए जाए। नाम क्या, गीता मोहन सीता रीता? नहीं भाई, ऐसे नाम नहीं रखते हम लोग हस्बैंड्स के नाम रखेंगे H1 H2 H3 ... H7, और वाइफ के नाम W1 W2 W3 ... W7। इन नामों को कायदे से लिख लेते हैं, फिर दिमाग लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। ये लीजिए, मैंने लिख लिया H1 H2 H3 ... H7, W1 W2 W3 ... W7, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो मैच आपको ऑर्गेनाइज करना है उसमें एक रेस्ट्रिक्शन भी है।
इफ नो हस्बैंड एंड वाइफ कैन प्ले इन ए मैच, ये रेस्ट्रिक्शन भी, लेकिन रेस्ट्रिक्शन से ही तो खेल एक्साइटिंग होता है। वरना क्या होता, वरना ही प्रॉब्लम बहुत आसान होती कि भाई 2 मेन चुन लो और कोई भी 2 वाइफ चुन लो। जैसे अगर ये रेस्ट्रिक्शन ना होती तो हम करते 7C2 इंटू 7C2 और फिर उनमें हम टीम बना देते, उनमें टीम बना के प्रॉब्लम खत्म हो जाती। लेकिन रेस्ट्रिक्शन ये है कि कोई मैरिड कपल एक साथ मैच में नहीं होगा। यानी अगर आपने हस्बैंड 2 को चुन लिया है तो फिर वाइफ 2 उस मैच में नहीं खेल सकती। अगर आपने W5 को चुन लिया है तो H5 जो है उस मैच में नहीं खेल सकता। वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए कि 2 हस्बैंड्स चुनिए। 2 मेल तो चाहिए ना आपको, 2 हस्बैंड्स चुनिए। आप 2 वाइफ से भी शुरू कर सकते हो। चलिए मैंने 2 हस्बैंड से शुरू कर लिया। तो हस्बैंड तो कोई भी चुन सकते हैं आप, 7 में से कोई भी 2 हस्बैंड चुन सकते हैं। उसके बाद फिर जैसे मान लीजिए आपने ये हस्बैंड चुन लिया और ये हस्बैंड चुन लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाइफ और ये वाइफ तो चुन नहीं सकते, ये तो दोनों क्रॉस हो गए, ठीक है ना। बाकी जो 5 वाइफ्स हैं उनमें से कोई 2 चुनिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो ये इंश्योर हो जाएगा कि कोई मैरिड कपल आपके 4 के सिलेक्शन में शामिल नहीं है। वंडरफुल, ठीक है ना। तो सपोज करिए आपने ये वाइफ चुन लिया और ये वाइफ चुन ली, ठीक है। फिर इनमें हमें टीम फॉर्म करनी है, तो देखेंगे पहले लिखना शुरू कर दें। मतलब टीम कैसे फॉर्म करेंगे ये भी देखेंगे अच्छे से, लेकिन इतना आप लिख लीजिए जो समझ में आए आपके। चूज 2 हस्बैंड्स, चूज 2 वाइफ्स फ्रॉम रिमेनिंग 5 वाइफ्स, और इन दोनों के बीच में है क्या, एंड, ठीक है ना। और भी कोई काम करना है क्या? हाँ, अगर आपको 2 मेल 2 फीमेल बन गए तो ये भी डिसाइड करना है कि कौन सा मेल किस फीमेल के साथ होगा, तभी तो मैच ऑर्गेनाइज हो पाएगा, तभी तो इन प्लेयर्स को आप अरेंज कर पाओगे यहाँ पर। तो ये पोजीशंस तो इंटरचेंजेबल रहती हैं, वो तो हर सर्विस के साथ इधर से उधर जाते हैं, लेकिन ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि किस मेल के साथ कौन सी फीमेल है। तो ये डिसाइड करना मतलब टीम फॉर्म करना, टीम्स फॉर्म करना, ये काम अभी और बचा हुआ है ये सिलेक्शंस के बाद, ठीक है। तो ये भी एंड। अब चलिए नंबर ऑफ वेज लिखना शुरू कर दें। चूज 2 हस्बैंड्स 7C2, एंड है तो मल्टीप्लिकेशन। चूज 2 वाइफ्स फ्रॉम रिमेनिंग 5 यानी 5C2। अब देखिए टीम्स फॉर्म करने के लिए देखिए यही है H2 H3 W4 W6 सपोज करिए आप ले चुके हो। तो एक तो टीम ऐसे बन सकती है H2 खेले, मतलब H2 का पेयर बने W4 के साथ, और ये बीच में नेट हो गया, ये बीच में नेट हो गया, और इधर रहे H3, इधर रहे H3 और H3 के साथ W6। ये एक तरीका हुआ टीम बनाने का। और एक तरीका एक और हुआ कि भाई जगह मेरे पास कम है, इधर लिख रहा हूँ, जैसे ये नेट है तो H2 के साथ टीम बने W6 की, और H3 के साथ टीम बने W4 की। तो इस सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग ये 2 तरीके हैं टीम बनाने के, ठीक है ना। तो कोई भी आप सिलेक्शन लीजिए जिसमें 2 मेल हों और 2 फीमेल हों, तो आपको हमेशा 2 तरीके ही मिलेंगे टीम बनाने के। तो भाई ये आप नोट कर लीजिए, ये तरीके आप नोट कर लीजिए। इसको मैं थोड़ा नीचे खिसका दूं और फिर यहाँ लिखूँ 2, और करना क्या होगा उनको मल्टीप्लाई। तो 7C2 इंटू 5C2 इंटू 2 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करिए। देखिए सिचुएशंस बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। यहाँ 6 पर्सन सेलेक्ट करने हैं और उसमें 3 मैरिड कपल्स हैं, मतलब जिनमें से सेलेक्ट करने उनमें 3 मैरिड कपल्स हैं और 6 सिंगल्स हैं। तो पहले मिल लिया जाए इन पर्सन से, भाई जान पहचान कर ली जाए, तो फिर इजी हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये देखिए 3 मैरिड कपल्स, ये तो वही पुराने वाले हैं, 7 मैरिड कपल्स थे, उन्हीं में से 3 हैं। और इस बार ये क्या पार्टी में गए हैं ना, क्या कर रहे हैं ये, नहीं कुछ ऐसा लिखा नहीं है। सपोज कर लीजिए ये पार्टी में एक पहुँचे हैं 3 मैरिड कपल्स और ये देखिए 6 सिंगल्स, करेक्ट। तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कितने, 6 पर्सन सेलेक्ट करने हैं। रेस्ट्रिक्शन क्या है, ओनली 2 मैरिड पर्सन्स, केवल 2 मैरिड पर्सन्स होने चाहिए। तो 2 मैरिड पर्सन्स के लिए ऐसा करें 6 में से 2 6C2 तरीके से सेलेक्ट कर लें। नहीं, इसमें एक और कंडीशन दी है, हु आर नॉट ए कपल, यानी आपको इनमें से 2 तो सेलेक्ट करने हैं, लेकिन आप इन दोनों को सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये कपल है, इन दोनों को सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने इस हस्बैंड को ले लिया है तो ये वाइफ नहीं ले सकते, बाकी इनमें से कोई भी ले सकते हैं।
ठीक है। और अगर इस वाइफ को ले लिया है तो आप इस हस्बैंड को नहीं ले सकते, बाकी आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सिचुएशन इंटरेस्टिंग बनती है जो रेस्ट्रिक्शन दी होती है उसकी मदद से, और उसी की वजह से तो प्रॉब्लम आईआईटी में आने लायक बनती है, ठीक है ना। तो देखते हैं भाई, आराम से देखते हैं, तसल्ली से देखते हैं क्या किया जाए कि जैसे ये आपको लेना है ना, दो मैरिड लोग तो लेने ही है, और लेकिन एक ही कपल से नहीं होना, एक कपल नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करो कि इन 3 कपल्स में से 2 कपल्स पहले सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। मान लीजिए आपने ये दोनों कपल सेलेक्ट कर लिए, तो अब इस कपल में इनमें से कोई एक निकालो और इस कपल में से इनमें से कोई एक निकालो। तो इससे ये गारंटी हो जाएगी कि 2 पर्सन जो सेलेक्ट किए वो मैरिड तो हैं, लेकिन दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ नहीं है। यानी शॉर्ट मैंने क्या बताया कि पहले 3 कपल्स में से 2 कपल सेलेक्ट करो और फिर दोनों कपल्स में से एक पर्सन को आप चुनो, ठीक है ना। तो वो इंश्योर हो जाएगा। तो ये रास्ता अच्छा लग रहा है हम लोगों को, लिख लेते हैं इसको कायदे से। पहले तो देखिए नाम रख लें, H1 W1 H2 W2 S3 W3। अच्छा, सिंगल्स के नाम वैसे हम रख सकते हैं S1 S2 S3 S4, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं रख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये भी कभी कभी कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इनके नाम, अब लोग कह रहे हैं यहाँ भी ऐसा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो भाई 2 कैटेगरी हैं और इस कैटेगरी से भी अलग है, तो यहाँ तो लेटर्स का यूज़ करना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ मुझे इतना ज़रूरी नहीं लगा, तो मैंने ऐसे नाम लिख लिया। अब ये लिखना शुरू करिए जो मैंने बताया था, चूज़ 2 कपल्स, इनमें से 2 कपल चुन लें, फिर चूज एनी वन फ्रॉम ईच कपल। एनी वन फ्रॉम ईच कपल समझ में आ चुका है आप लोगों के, जो 2 कपल चुने हैं उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और फिर 2 तो हो गए ना, अब आपको 4 और सेलेक्ट करने हैं, टोटल 6 का ग्रुप बनाने के लिए। तो 4 और आप 6 सिंगल्स में से सेलेक्ट करेंगे, जिसके तरीके 64 होंगे, ठीक है ना। चूज एनी 4 सिंगल्स, तो ये देखिए चूज एनी 2 कपल्स यानी 3C2। अच्छा, इनके बीच में तो एंड दिख रहा है ना सब लोगों को, 3C2। चूज एनी वन फ्रॉम ईच कपल, यानी जो 2 कपल, सपोज करिए ये कपल चुना आपने और ये कपल चुना, तो इसमें से एक चुनना है, कोई भी एक चुन सकते हो, और इसमें से कोई एक चुन सकते हो, बहुत ठीक। तो ये इनटू हो गया, और इसमें से 4 सिंगल्स चुनने, 64। मल्टीप्लाई करिए, आंसर लीजिए। तो देखिए एक बार प्रैक्टिस हो गई ना, तो ये आईआईटी वगैरह के क्वेश्चंस ज़्यादा मुश्किल लगने नहीं है आपको। अब देखिए बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम पर हम आ रहे हैं, नोट कर लीजिए। नोट करने के साथ साथ जरा समझने की कोशिश भी करिएगा, क्योंकि डायग्राम मैंने, मतलब जो पिक्चर्स है मैंने शुरू में ही दे दी, पिक्चर ना बनाने लगिएगा नोट करते समय। हाँ भाई, नोट कर लिया। अब देखिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर मिनिस्टर्स हाउस ऑफ JMPs विच वर सेलेक्टेड आउट ऑफ N सिटीजन्स। तो ये देखिए N सिटीजन्स हैं, अभी मैं लिख देता हूँ जरा। ये N सिटीजन्स हैं, ये RMPs हैं, और ये कितने RMPs नहीं है, JMPs हैं, सॉरी, ये JMPs हैं, JMPs हैं। और R मिनिस्टर्स हैं, R मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। तो N सिटीजन्स में से हम JMPs चुनेंगे, कितने वेज हो जाएंगे, NCJ, और इन JMPs में से R मिनिस्टर चुनेंगे। ऐसे ही तो चुनाव होता है ना भाई, पहले MPs चुने जाते हैं, पूरी देश की जनता MP चुनती है, फिर उन MPs में से मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, ठीक है ना। तो JCR, ये आ गया आंसर, देखो यही लिखा है क्या, NCR N-R CJ, नहीं ये तो नहीं लिखा है, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। नहीं भाई, इतनी जल्दी नहीं, इतना आसान मत समझो सवालों को। एक अभी रास्ता है इसके सही होने का कि आप इसको सिंप्लीफाई करो और इसको सिंप्लीफाई करो। बाई चांस अगर ये दोनों एक्सप्रेशन सेम आ गए, बाई चांस कह रहा हूँ, ठीक है ना, अगर सेम आ गए तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो देखने में ये एक्सप्रेशन ज़रूर इससे अलग है, लेकिन शायद ये बराबर हो, तो ये पॉसिबिलिटी हमें चेक जरूर करनी पड़ेगी। इतना हल्के में नहीं लेना पड़ेगा सवाल को कि बस ऐसे ही अपीयरेंस में अलग दिख गए एक्सप्रेशन तो कह दिया हाँ भाई फॉल्स है ये।
तो देखिए LHS क्या है हमारी, LHS है NCJ, अभी मैंने LHS लिख के दिखाई थी आपको, N में से कितने MPs सुन रहे हैं, J इंटू J MPs में से R मिनिस्टर सुन रहे हैं। तो इसको थोड़ा एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल J इंटू फैक्टोरियल N माइनस J इंटू फैक्टोरियल J अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल J माइनस R। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ, फैक्टोरियल J कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा, फैक्टोरियल N न्यूमरेटर में और नीचे फैक्टोरियल N माइनस J फैक्टोरियल J माइनस R इंटू फैक्टोरियल R। ठीक है, ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे ज़्यादा और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। चलिए RHS देखते हैं। RHS में ये एक्सप्रेशन दिया ही हुआ है RHS के लिए, NCR, डायरेक्ट उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R अपॉन फैक्टोरियल J माइनस R फैक्टोरियल। अब N माइनस R में से J माइनस R घटाना है तो R और तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, N माइनस J। लेकिन कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ध्यान से देखिए, ये फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल N माइनस R कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है, ऊपर तो फैक्टोरियल N, नीचे फैक्टोरियल N माइनस J, ये देखिए फैक्टोरियल N माइनस J, फिर फैक्टोरियल J माइनस R फैक्टोरियल R। क्या LHS और RHS बराबर हैं? यस, बिल्कुल बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा था ना, बाई चांस बराबर हो गए तो अब कुछ लोग कह रहे थे अरे चांस तो बहुत कम, अरे जितना भी कम चांस हो साबित हुआ ना, सही साबित हुआ ना। तो इसलिए इतना जल्दीबाजी में एक्सप्रेशन के बारे में जजमेंट मत लो, थोड़ा गहराई से एनालिसिस करो, तब कहो कि ये स्टेटमेंट पूरी तरह से ट्रू है। वंडरफुल। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नोट कर लीजिए, नोटेड। अब देखिए ये तो बड़ी हाई फाई सी लग रही है, प्रॉब्लम हाई फाई लग रही है, कोई बात नहीं, हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। एक हिम्मत तो है ही ना हमारे पास, बाकी कुछ हो ना हो हिम्मत नहीं हारना है। तो ये देखिए क्या किया जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर ये सिग्मा नोटेशन लगाना है। तो अगर हमने देखिए सिग्मा नोटेशन पहले ही ओपन कर दिया, आर की जगह 0 1 2 3 रख के, तो एक्सप्रेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक उम्मीद है मन में कि इनको अगर हम ओपन करके मल्टीप्लाई करें, तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था ना कि जब ओपन करके मल्टीप्लाई करते थे कुछ कैंसलेशंस होके एक्सप्रेशन बड़ा सिंप्लीफाई हो जाता था। तो वही लालच हमें यहाँ भी आ रहा है, शायद ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए और फिर सिग्मा नोटेशन हम अप्लाई करें तो कम टाइम में हम लिख पाएँ पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में। चलिए कोशिश करते हैं। 50 CR इज फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल 50 माइनस R इंटू दिस, अब इसको देखिएगा ध्यान से, फैक्टोरियल 50 माइनस R अपॉन फैक्टोरियल 25 माइनस R इंटू फैक्टोरियल, हाँ भाई ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओ, R तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा फैक्टोरियल 25। अब देखिए मुझे उम्मीद थी कि शायद कुछ सिंप्लीफाई हुआ, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, फैक्टोरियल 50 माइनस R कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता। पिछले क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हम यहीं पर आके रुक गए थे, ठीक है ना, वहाँ भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ था इसके आगे, तो यहाँ भी हम यहाँ रुक रहे हैं। लेकिन अब देखिए इसका सिग्मा ओपन कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टारगेट की तरफ भी अब ध्यान लगाइए कि किस तरफ पहुँचना है, हमें पहुँचना कहाँ है, ये यहाँ पहुँचना है। अब यहाँ देखिए 50C25 दिख रहा है आपको, तो 50C25 किसी तरह से यहाँ दिखने लगे तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी, हमें उस टाइप का एक्सप्रेशन आने की उम्मीद होगी। 50C25 के लिए मुझे ऊपर तो फैक्टोरियल 50 चाहिए जो है, नीचे दो बार फैक्टोरियल 25 चाहिए, तो एक बार तो फैक्टोरियल 25 है, दूसरी बार नहीं है, क्या करें। अरे जो इच्छा हो पूरी करते हैं, फिर उसकी कीमत चुका देंगे। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 25 इतना तो है, लेकिन भाई ये फैक्टोरियल 25 यहाँ नहीं है, तो मैंने लिख लिया ताकि 50C25 दिख जाए। लेकिन अगर लिखा है तो इसकी कीमत चुकानी होगी। कीमत चुकाने का मतलब है फैक्टोरियल 25 न्यूमरेटर में भी लिखना होगा।
फैक्टोरियल 25 न्यूमरेटर में भी लिखना होगा। अच्छा, अब बाकी बची हुई चीज़ें लिख देते हैं। बाकी क्या क्या बचा है, नीचे फैक्टोरियल आर, नहीं ऊपर तो कुछ नहीं बचा है, नीचे फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल 25 माइनस आर। ठीक है, फ़ायदा क्या हुआ इससे? फ़ायदा ये हुआ कि 50C25 मुझे दिख गया जो RHS में है, और ये भी कुछ है क्या? हाँ, वेरी गुड, दिस इज़ 25CR। तो ये तो बहुत ही मज़ेदार एक्सप्रेशन है, इसमें 50C25 आ गया है जो कि मुझे चाहिए ही चाहिए। तो बाकी को मैं अगर सिंप्लीफाई कर लूँ एक्सपेंड करके तो K की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं, अच्छा लगा भाई हमें। तो के आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही, इसका नाम हम S रख देते हैं, इस सम का नाम S रख देते हैं, और फिर देखिए S इज़ इक्वल टू इसमें R की वैल्यू 0 से 25 तक रखते हैं। 50C25 इंटू 25C0 प्लस 50C25 इंटू 25C1 प्लस डॉट 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 50C25 इंटू 25C25। ठीक है, अच्छा अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली 50C25 कांस्टेंट है, तो R की जब हम डिफरेंट वैल्यू रखते हैं तो 50C25 तो हर बार अपीयर होता है, हर टर्म में अपीयर होता है, तो वो कॉमन आ रहा है। तो जो सिग्मा के ज़्यादा जानकार लोग हैं वो शायद शुरू से ही 50C25 को ब्रैकेट के बाहर लिख चुके होंगे, लेकिन जो कम जानकार हैं वो उनको भाई अब नज़र आ रहा है कि 50C25 तो हम कॉमन ले सकते हैं। बचेगा क्या क्या, 25C0 प्लस 25C1 प्लस डॉट 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 25C25। ठीक है ना, और ये तो आपको पता है कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं जिसके सुपरस्क्रिप्ट में 25 है, वो जब सारे ही लिखे होते हैं तो उनका सम होता है 2 to the power 25। तो ये हो गया 50C25 इंटू 2 to the power 25। बस यही K की वैल्यू होगी, दिस इज K। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज K इज इक्वल टू 2 to the power 25। वंडरफुल, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नोट करिए। हाँ भाई, तो ये जैसे ये 10 से यहाँ भी देखिए दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है और सिग्मा भी है, तो काफ़ी सिमिलैरिटी पिछले प्रॉब्लम से नज़र आ रही है। तो पिछले प्रॉब्लम की तरह हम लोग सोचेंगे कि इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करो, शायद कुछ कैंसिल हो जाए और सिंप्लीफाई हो जाए, लेकिन अफसोस यहाँ कैंसिलेशन की कोई उम्मीद नहीं है। बच्चे पूछ रहे हैं सर कैसे पता चला आपको? अरे ये देखो ध्यान से, ये फैक्टोरियल 10 होगा ऊपर और यहाँ फैक्टोरियल 20 होगा, नीचे के टर्म्स भी अलग है, सुपरस्क्रिप्ट चूंकि अलग अलग है इसलिए टर्म्स होंगे सारे के सारे अलग अलग होंगे, तो कोई यहाँ कैंसिलेशन नहीं होगा। तो इसलिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का इसको और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का फ़ायदा नहीं है, वो फैक्टोरियल वाली फॉर्म में लिखने का फ़ायदा नहीं है। तो इसमें ऐसा करते हैं, सिग्मा को ही सीधे अप्लाई करते हैं, I इज इक्वल टू 0 रखते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है, 10C0 इंटू 20cm प्लस I इज इक्वल टू 1 रखिए, 10C1 इंटू 20cm-1, I इज इक्वल टू 2 रखिए, 10C2 इंटू 20cm-2 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में I इज इक्वल टू 10 रखिए, तो 10C10 20cm-10। ये m-10 ठीक है, हाँ ठीक है, m ग्रेटर देन 10 दिया हुआ है तो m-10 भी पॉजिटिव ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। बस ये लिखते लिखते यही ध्यान रखना है कि कहीं कोई एक्सप्रेशन नेगेटिव ना हो जाए और कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो ऊपर वाले से भी नीचे वाला बड़ा हो जाए, तो ऐसा कहीं कुछ हो नहीं रहा है, तो हम लोग सब कंफर्टेबल हैं। ठीक है, अच्छा इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए तो आपको एक पुरानी सिचुएशन याद आएगी। याद होगा आपको, एक हम लोगों ने 15th प्रॉब्लम का जो लास्ट पार्ट किया था उसमें NC0 का स्क्वायर NC1 का स्क्वायर बनाया था ट्री डायग्राम बना के, उसी टाइप की कुछ ये सिचुएशन है। वहाँ पर हमने क्या किया था, n बॉयज़ और n गर्ल्स की एक क्लास कंसिडर की थी और उसमें से n स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने की बात कही थी। बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन यहाँ पर है, ध्यान से देखिए, सोच लीजिए थोड़ा सा, और अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो कॉपी पलट के उसको रिवाइज कर लीजिए।
तब यहाँ पर आपको बात समझ में आएगी। बात क्या समझनी है आपको कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग m स्टूडेंट्स फ्रॉम ए क्लास हैविंग 10 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स। तो जिनको पूरी तरह से बात को समझना है तो वो क्या करें, ट्री डायग्राम बनाएं, नीचे लिखें बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ के नीचे ब्रैकेट में 10, गर्ल्स के नीचे ब्रैकेट में 20, और फिर उसके बाद इसमें से m स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने के सारे तरीके ट्री डायग्राम के फॉर्म में लिखें, मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, यही एक्सप्रेशन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ एक तरीके से रिवर्स एप्लीकेशन करना है, मतलब एक्सप्रेशन देख के आपको ट्री डायग्राम विजुलाइज करना है, इसलिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है। एनीवे, चूँकि हम एक बार बना चुके थे ऐसा ट्री डायग्राम, इसलिए मैंने आपसे उम्मीद कर ली थी कि आप ये सोच पाओगे। ठीक है, तो चूँकि m वेज हैं टोटल 30 में से चुनने, सॉरी चूँकि ये नंबर ऑफ वेज हैं m स्टूडेंट्स को चुनने के 30 स्टूडेंट्स में से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 30cm। वंडरफुल वंडरफुल, मज़ा आ गया भाई। ये पूरा एक्सप्रेशन बराबर है 30cm के, और हमसे पूछा जा रहा है कि ये मैक्सिमम कब होगा। अच्छा, ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा। अच्छा, अब आपको याद है जब सुपरस्क्रिप्ट इवन होती है तो ये मैक्सिमम तब होता है जब m की वैल्यू इसकी आधी यानी 15 हो। तो 30cm इज मैक्सिमम when m is equal to 15। This is the final answer of this problem। मज़ा भाई बढ़ता ही जा रहा है, प्रॉब्लम दर प्रॉब्लम एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल अलग टाइप का सवाल शुरू हो चुका है। ये 18 के बाद 19 पे आ गए ना, 18 के बाद 19 पे आ गए, घंटी बज गई, इसका मतलब कि आपको भाई कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट बनना है। तो सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन बॉल फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग, बॉक्स में बड़ी अजीब अजीब बॉल्स हैं, स्नूकर बॉल्स हैं, स्नूकर बिलियर्ड की तरह होता है। ठीक है ना, देख लीजिए जरा स्नूकर बॉल्स को देख लीजिए। ये देखिए 7 रेड बॉल्स हैं, 7 येलो बॉल्स हैं, 1 वाइट बॉल, 1 ब्लैक बॉल। ठीक है, और उसमें से कितनी बॉल चुननी है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 बॉल, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 1 बॉल। तो देखिए कहने को ये 16th प्रॉब्लम जो हमने की थी ना उस कैटेगरी की प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि यहाँ 4 कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो चारों कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स हम नीचे लिखेंगे और ट्री डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अंतर है इस प्रॉब्लम का 16th प्रॉब्लम से, कि यहाँ जो पहली कैटेगरी है रेड बॉल्स वाली, उसमें जो 7 बॉल्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, जबकि आप याद करो कि वहाँ पर वो जो जितने भी स्टूडेंट्स या बॉयज़ या गर्ल्स होते थे वो सब डिफरेंट हुआ करते थे। यहाँ पर ये आइडेंटिकल बॉल्स हैं, लिखा हुआ आइडेंटिकल बॉल्स। अंतर ये होगा कि जब हम जैसे इसमें से मान लीजिए 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ तो तरीके होते थे 7C2, 7 डिफरेंट बॉल्स होती थी, उसमें से 2 सेलेक्ट करने के तरीके 7C2। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही तरीका होगा 2 बॉल सेलेक्ट करने का, आप चाहे ये दोनों बॉल सेलेक्ट करो, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों। और अगर 3 बॉल सेलेक्ट करनी है रेड, तो उसका भी एक ही तरीका होगा। तो ये अंतर है इस सिचुएशन का। ये जो बात हमने डिस्कस की है इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। एज ऑल द रेड बॉल्स आर आइडेंटिकल, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 बॉल्स इज 1 ओनली, करेक्ट। सो कैसे किया जाए इस प्रॉब्लम को, वही ट्री डायग्राम बनाते हैं। 4 कैटेगरी के बॉल्स हैं ना हमारे पास, तो चारों कैटेगरी हमने नीचे लिख ली है। अब आप इनके नंबर्स भी लिख लीजिए। रेड बॉल्स कितनी हैं, 7, येलो बॉल्स कितनी हैं, 7, वाइट बॉल 1 एंड ब्लैक बॉल 1। ठीक है, अच्छा फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 बॉल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लेंगे और फिर देखेंगे कि कम से कम एक बॉल निकालने के कितने तरीके हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए देखिए 7 में से हम या तो 0 रेड बॉल निकालें, या 1 या 2 या फिर 7। अच्छा, अगर ये रेड बॉल्स अलग अलग होती हैं तो हम यहाँ 2 के साथ यहाँ 7C2 लिखते, लेकिन अभी हमने सीखा है कि ये 2 बॉल्स निकालने का केवल एक ही तरीका है, तो यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हर ब्रांच जो है वो एक ही तरीका सिर्फ दे रही है रेड बॉल को निकालने का। ठीक है, सपोज करिए रेड बॉल्स आपने 2 निकाली हैं, तो येलो बॉल आप 0 निकाल सकते हो, या 1 या 2 या ... 7, करेक्ट। 0, 1 या 2 या ... 7। अब अगर सपोज करिए आपने 2 तो निकाली रेड बॉल और 1 निकाली येलो बॉल, तो वाइट कितनी कितनी निकाल सकते हो, 0 या 1। ठीक है, अच्छा इस ब्रांच के करस्पॉन्डिंग आप ब्लैक कितनी कितनी निकाल सकते हो, 0 या 1। तो देखिएगा टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकलेंगे। ये नंबर ऑफ वेज जो हैं वो यहाँ पर मुझे पता चल रहे हैं। ये मैं नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ मिटा देता हूँ, जगह नहीं मेरे पास।
इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखिए नंबर ऑफ वेज में लिखने जा रहा हूँ। ये रेड बॉल निकालने के 8 वेज हैं, या आप ऐसे कहिए ये 8 ब्रांचेस निकली, 8 ब्रांचेस से 8 ब्रांचेस निकली, तो इंटू 8 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। अच्छा, हर कंप्लीट ब्रांच आपको एक बॉल निकालने का तरीका दे रही है। जैसे ये वाली ब्रांच अगर आप कंसिडर करें तो आपको पता चल रहा है एक तरीका बॉल्स निकालने का, जिसमें आप 2 रेड बॉल निकाल रहे हो, एक येलो निकाल रहे हो, वाइट एक भी नहीं निकाल रहे हो और ब्लैक एक निकाल रहे हो। तो आप कोई भी ब्रांच कंसिडर कर लो, यू विल बी गेटिंग वन वे टू टेक आउट सम बॉल्स फ्रॉम दिस बॉक्स, करेक्ट। सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 8 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 256। क्या यही आंसर हो गया क्या? नहीं, अरे भाई इसमें कहा जा रहा है कम से कम एक बॉल निकालनी है, तो इन वेज में एक तरीका वो भी काउंट हो गया है जिसमें आप एक भी बॉल नहीं निकाल रहे हो। कहाँ है वो तरीका? यहाँ दिखाई दे रहा है। यस, बिल्कुल सही सोचा आपने। टॉप मोस्ट ब्रांच देखो जिसमें 0 0 0 0 लिखा होगा, तो उसका मतलब होगा कि हर कलर की आप 0 बॉल निकाल रहे हो, यानी एक भी बॉल आप नहीं निकाल रहे हो। ऐसा इस प्रॉब्लम के हिसाब से अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर 256 माइनस 1 इज इक्वल टू 255। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, या नेक्स्ट प्रॉब्लम से पहले इसको थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं कि एक बॉक्स है जिसमें पी बॉल्स हैं एक तरीके की। देखिए पी बॉल्स फर्स्ट काइंड की हैं, क्यू बॉल सेकंड काइंड की हैं, और B1 B2 डॉट 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 BR ये आर डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं। तो कितने तरीके से आप बॉल्स निकाल सकते हो, टोटल वेज क्या हैं, और फिर उसके बाद एटलीस्ट 1 बॉल निकालने के वेज क्या हैं। तो देखिए फर्स्ट काइंड की बॉल आप 0 निकाल सकते हो, या 1 या 2, चूंकि P अवेलेबल है ना, तो P भी आप निकाल सकते हो। सेकंड काइंड के देखिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, 0 या 1 या 2 डॉट 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 Q, ठीक है। अच्छा, अब अगर सपोज करिए आपने फर्स्ट काइंड की 2 बॉल्स निकाली हैं और सेकंड काइंड की 1 बॉल निकाली है, तो B1 तो एक ही है ना, ये सारी बॉल्स अपने में अकेली हैं, सब डिस्टिंक्ट है ना, तो ये सब अपने टाइप की एक एक बॉल्स हैं बस। तो B1 आप या तो 0 निकालो या फिर 1, या एक भी ना निकालो या एक निकालो। अच्छा, ऐसे B2 के लिए 0 या 1, ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। डॉट 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 BR के लिए भी 0 या 1। तो देखिए टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आ रही हैं। ये हुई P+1 ब्रांचेस, P+1 ब्रांचेस, ये Q+1 ब्रांचेस, और ये 2 इंटू 2 इंटू डॉट 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 2, यहाँ भी इंटू तो समझ में आ रहा है आप लोगों के। तो ये आंसर हो गया P+1 इंटू Q+1 इंटू 2 टू द पावर R। ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज हुए। अब इसमें एक वे नॉट अलाउड है, एक भी बॉल का ना निकलना, तो वो आप घटा देंगे तो आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी बात को थोड़ा और जनरलाइज करके हम लोग अपनी नेक्स्ट टेक्निक के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए टेक्निक का स्वागत जोर शोर से हुआ तालियों के साथ। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। अब यहाँ बॉल के बजाय ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, जरूर थोड़ी एग्जाम में बॉल ही है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर P उसमें आइडेंटिकल है एक टाइप के, Q आइडेंटिकल है एक टाइप के, और R डिस्टिंक्ट है, तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट निकालने के तरीके होंगे P+1 इंटू Q+1 इंटू 2 टू पावर R माइनस 1। ये बात रटने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्चुअली ट्री डायग्राम की मदद से पूरी तरह से समझ में आई है। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट 2 रेड एंड 3 येलो एंड एटलीस्ट 1 ब्लैक स्नूकर बॉल्स। फिर से स्नूकर बॉल का केस है, लेकिन कंडीशन जो है वो थोड़ी सी बदली हुई लग रही है। चलिए इस कंडीशन के हिसाब से ट्री डायग्राम में फिलिंग करते हैं। ये चारों टाइप के ऑब्जेक्ट्स हमने लिख लिए नीचे, और ये देखिए 2 रेड बॉल्स कम से कम निकालनी है, तो वो हम 2 निकालें या 3 या 4 या डॉट 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 7। येलो बॉल्स कम से कम 3 निकालनी है, तो 3 निकालें या 4 निकालें या डॉट 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 7 निकालें। अच्छा, वाइट बॉल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इसका मतलब वाइट बॉल आप 0 निकालो, यानी एक भी ना निकालो, या फिर 1 निकालो, ठीक है, दोनों अलाउड हैं, तो 0 या 1। अच्छा, ब्लैक के लिए कहा गया कम से कम 1 होनी चाहिए, तो वो तो फिर 1 ही निकालना है, हर केस में आपको 1 ब्लैक बॉल निकाला है, और कोई पॉसिबिलिटी ब्लैक बॉल के लिए नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये हर ब्रांच, कोई भी यहाँ आप ब्रांच लेंगे तो वो आपको बॉल्स निकालने का एक तरीका देगी। जैसे इस ब्रांच में आपको पता चल रहा है कि 4 रेड बॉल निकाली गई, 4 येलो, 1 वाइट और 1 ब्लैक, ठीक है। तो ब्रांचेस गिन लें बस हम लोग। तो यहाँ कितनी ब्रांचेस हैं? 2 से लेकर 7 तक 6। ये कितनी ब्रांचेस हैं? 3 4 5 6 7, यस 5, ठीक है ना। और ये 2 ब्रांचेस हैं और ये 1, तो कितना आ रहा है? 6 इंटू 5 30 इंटू 2 60। 60 वेज हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, ये 60 वेज हैं। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं सर 1 घटाते थे हर बार। यहाँ पर देखिए वो जो 0 0 0 वाली ब्रांच है ना, जिसमें हम एक भी नहीं निकाल रहे हैं, वो तो यहाँ पिक्चर में है ही नहीं ना, उसको तो हमने कंसिडर ही नहीं किया है।
ठीक है ना। तो जब कम से कम 3 येलो, कम से कम 2 रेड और कम से कम 3 येलो निकाल रहे हैं तो 0 वाला तो केस ही कंसीडर नहीं हुआ है, तो यहाँ यही फाइनल आंसर होगा, इसमें से 1 माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, थोड़ी सी डिफरेंट है। यस नोटेड। देखिए क्या डिफरेंस है यहाँ पर। कुछ यहाँ बातें ऐसी हैं जिसको लेके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बताऊँ आपको। जैसे इसमें दिया हुआ है ईच हैविंग आर आइडेंटिकल कॉपीज़, आर आइडेंटिकल कॉपीज़, जैसे यहाँ n बुक्स हैं और सबकी आर आइडेंटिकल कॉपीज़ हैं हर बुक की। तो ये कॉपीज़ का मतलब कुछ लोग कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसके लिए मैंने देखिए एक बुक शेल्फ एक दिखाई है आपको, ये किसी लाइब्रेरी की बुक शेल्फ है। तो उसमें देखिए ये एक पर्टिकुलर बुक है कंफर्ट फूड, उसके देखिए 4 कॉपीज़ हैं। ऐसे इस बुक की 3 कॉपीज़ हैं। ऐसे इस बुक की देखिए 1 2 3 4 5 6 कॉपीज़ हैं। ठीक है ना। तो कॉपीज़ का मतलब समझ में आ रहा है। अच्छा ये सिचुएशन एग्जैक्टली वो सिचुएशन नहीं है जो यहाँ पर दी हुई है, करेक्ट। तो वो मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ, बुक्स के नाम रखूँगा। ये कंडीशन भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, टेकिंग एटलीस्ट 2 कॉपीज़ ऑफ ईच बुक, इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जो बुक्स हमारे पास हैं वो ये B1 पहली बुक, इसकी कितनी कॉपीज़ हैं देखो ज़रा ध्यान से। हर बुक की R कॉपीज़ है भाई, R आइडेंटिकल कॉपीज़, तो R और B2 की भी R कॉपीज़ हैं, डॉट 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 BN की भी R कॉपीज़ हैं। ठीक है। अच्छा अब इसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 2 कॉपीज़ हर बुक की निकलना ज़रूरी हैं। तो यहाँ देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें कभी 4 कैटेगरी थे, कभी 3 कैटेगरी थे। यहाँ पर कितनी कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स हैं? यस n कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है ना। अब तो हद हो गई बिल्कुल, n की वैल्यू 100 भी हो सकती है, 100 बुक्स हो सकती हैं और सबकी R कॉपीज़ हो सकती हैं। ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम के बाद तो हमारा कॉन्फिडेंस एकदम हाई होने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं, हम तो अपने मेथड से शुरू करते हैं। ये देखिए B1 बुक है, पहली कैटेगरी का ऑब्जेक्ट हमने लिखा। अब इस B1 बुक में से हम B1 बुक की R कॉपीज़ हैं, उसमें से हम 2 कॉपीज़ ले सकते हैं, क्योंकि भाई कम से कम 2 लेना ज़रूरी है। 2 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं, या डॉट 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 हम सारी की सारी R कॉपीज़ भी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद B2 बुक का क्या क्या कर, जैसे 3 कॉपीज़ ले ली हमने B1 की, तो B2 की हम 2 कॉपीज़ ले सकते हैं, या 3 ले सकते हैं, या डॉट 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 R ले सकते हैं। ऐसे ही चलते चलते डॉट डॉट करते करते हम BN पे आएंगे, और BN के लिए भी ऐसे ही बनाएंगे 2 या 3 या डॉट 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 R। ठीक है। अब ज़रा नंबर ऑफ़ वेज देखिएगा। नंबर ऑफ़ वेज में यहाँ पर देखिए ये R-1 वेज नज़र आ रहे हैं, और ये R-1 ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, तो मल्टीप्लाई करके टोटल R-1 का स्क्वायर ब्रांचेस हुई, और ऐसे करते करते यहाँ पर भी R-1, तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा? R-1 टू द पावर n। R-1 टू पावर n तरीके से आप ये वर्क कर सकते हो, यानी यहाँ से बुक्स निकाल सकते हो, सच दैट एटलीस्ट 2 कॉपीज ऑफ एवरी बुक आर इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन। करेक्ट। नेक्स्ट ये देखिए JEE मेन 2009 की प्रॉब्लम है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। इसमें देखिए 10 ऑब्जेक्ट्स तो आइडेंटिकल हैं, और ये देखिए 10 ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं, 10 ऑब्जेक्ट्स 10 आर आइडेंटिकल एंड 21 आर डिस्टिंक्ट, टोटली 31 ऑब्जेक्ट्स, और उसमें से 10 निकालें। तो पहले तो भाई इन ऑब्जेक्ट्स को एक बार देख लें ताकि प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिकल बॉल्स, करेक्ट। और ये देखिए किड्स कैलकुलेटर में 21 ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं, 20 तक तो नंबर्स हैं और एक प्लस का निशान है, तो ये 21 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये टोटल 31 ऑब्जेक्ट समझ में आ गए आप लोगों को। ठीक है। अच्छा इन ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं। ये 10 हैं, 10 को मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर ऐसे B, ये 10 हैं, और ये 21 ऑब्जेक्ट्स के मैंने ऐसे नाम रख दिया। ठीक है। अब देखिए 2 टाइप के यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं ना, एक आइडेंटिकल और ये डिस्टिंक्ट। तो इन दोनों कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक ट्री डायग्राम बनाएंगे। देखिए आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स 10 हैं और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स 21 हैं। तो टोटल 10 आपको लेने, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 0 आइडेंटिकल लो, 0 बॉल इसमें से 0 लो, और जो 10 लो वो इसी में से सारे के सारे ले लो। दिस इज पॉसिबल। तो इसको हम डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ से 0 लिया और यहाँ से 10 ले लिया। ठीक है ना। अच्छा आइडेंटिकल आप 1 भी ले सकते हो, 1 इससे लिया और फिर 9 इससे लोगे।
और ऐसा भी कर सकते हो, दो आइडेंटिकल दो बॉल्स निकाल ली और फिर बाकी 8 आपने नंबर्स और प्लस के निशान में से कुछ निकाल लिया, तो ये 8 और डॉट 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 करते करते ऐसा भी हो सकता है कि 10 के 10 आप आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स लो, यानी 10 बॉल्स आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें से आपको एक भी नहीं लेना होगा, ये 0, ठीक है। अब नंबर ऑफ वेज देखिएगा, नंबर ऑफ वेज बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आने वाली है सामने। देखिए जो आइडेंटिकल बॉल्स हैं उनमें से अगर एक बॉल निकालनी है तो उसका सिर्फ एक तरीका होगा, कोई भी आप बॉल निकाल लो, इसमें से कोई निकालो वो एक ही तरीका। ऐसे ही दो बॉल्स निकालने का भी एक तरीका होगा। अभी तो देखा था ना हमने कि आइडेंटिकल जब ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो दो सेलेक्ट करने के, तीन सेलेक्ट करने के हमेशा एक एक तरीके होते हैं। तो यहाँ तो 1 1 1 1 लिखेंगे आप, ठीक है। अच्छा अब देखिए आगे, ये सपोज करिए आपने 0 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट निकाले हैं, तो 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने 21 में से, तो कितने वेज हो जाएंगे, 21C 10, और अगर 9 करने हैं तो 21C 9, फिर 21C 8 डॉट 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 21C 0। फाइनल आंसर निकालने के लिए हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर्स आएंगे उनको ऐड करेंगे। तो जो ऐड करके रिजल्ट आए, ऐड करके जो नंबर्स आएंगे उनका सम मैं डिनोट कर रहा हूँ S से। S इज इक्वल टू 21C0, मैं इधर ऐसे इस ऑर्डर में लिख लेता हूँ, प्लस 21C1 प्लस डॉट 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 21C10। इस सीरीज को सम करना है तो बहुत आसान है, सबकी वैल्यू निकाल के आप ऐड कर लेंगे। अरे नहीं भाई, ऐसे कई सीरीज हम लोगों ने सम की हैं तो वैल्यू निकाल के ऐड करना तो बिल्कुल घटिया मेथड है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखिए टेक्निक्स हमें पता है, मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये देखिए 21 है ना सुपरस्क्रिप्ट में, तो टोटल ऐसे कितने को बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होंगे, 22। अब 22 कोफिशिएंट में सिमेट्री होती है, यानी आधे जैसे होते हैं वैसे ही आधे होते हैं, तो मतलब मिडिल पॉइंट के अबाउट सिमेट्री होती है। तो 22 में से देखिए ये कितने लिखे हुए हैं, ये शुरू के 11 लिखे हुए हैं, तो शुरू के 11 की जो वैल्यू है वही अगले 11 की वैल्यू होगी। तो इस बात का हम यूज़ करेंगे और अगले 11 भी लिखेंगे, लेकिन लिखते समय ये ध्यान रखेंगे कि 21C0 के नीचे लिखा जाए 21C21 जिसकी वैल्यू इसी के बराबर होती है, और 21C1 के नीचे लिखा जाए 21C20 जिसकी वैल्यू इसी के बराबर होती है, डॉट 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 21C10 के नीचे लिखा जाए 21C11 जिसकी वैल्यू इसी के बराबर होती है। अच्छा, अब चूंकि ये हर टर्म करस्पॉन्डिंग टर्म के बराबर है तो ये सम भी तो S के ही बराबर होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये करने का फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा तब नज़र आता है जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करके यहाँ पर देखिए 21C0 से लेकर 21C0 ये हुआ, और फिर ये ट्रेन यहाँ से यहाँ चली, यानी 21C0 से लेकर 21C21 तक के सारे टर्म्स का सम दिख रहा है RHS में, और सारे टर्म्स का तो सम आपको मालूम है ना 2 to power 21 होता है। तो अभी से S की वैल्यू निकल के आ गई 2 to the power 20। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो देखा भाई जेईई मेन में कितनी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आई थी। छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे थे, एक तो ट्री डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था और ये सीरीज समेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। दोनों ही कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर थे पहले से ही, तो इसलिए कोई दिक्कत इस प्रॉब्लम में नहीं हुई हम लोगों को। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख लीजिए, थोड़ी बड़ी लग रही है देखने में लेकिन कायदे से लिख लीजिए। प्रॉब्लम जब आप लिखते हो ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, डन, लिख लिया। अब देखिए जो 3 टाइप के बॉक्सेज हैं उनको देख लेते हैं। एक बॉक्स है, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, इनके नाम रख लेते हैं B1 B2 B3, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि तीनों से एक एक बॉल निकालनी है, और ये जो B1 से बॉल निकलेगी उस पर जो नंबर होगा उसको N1 कहा जा रहा है, इससे जो बॉल निकलेगी N2 कहा जा रहा है, इससे जो बॉल निकलेगी वो N3 कहा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर ये आपसे कहा जा रहा है कि N1 छोटा होना चाहिए। ये देखिए, ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि N1 इज लेस देन N2 लेस देन N3, यानी सबसे छोटा नंबर इससे निकलना चाहिए, फिर इससे निकलना चाहिए, फिर इससे निकलना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग कंफ्यूज हो रहा है कि भाई इससे कौन सा नंबर हम सोचे निकल सकता है, कौन सा नहीं निकल सकता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता निकालता हूँ, मतलब सीधी उंगली से यहाँ घी नहीं निकलेगा, यहाँ उंगली थोड़ी सी मैं टेढ़ी कर रहा हूँ। ध्यान से देखना कैसे उंगली टेढ़ी की जाएगी, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। ये देखिए मैं क्या करूँगा, 0 to 9 में से मैं 3 नंबर सेलेक्ट कर लूँगा। सपोज करिए मैंने 3 नंबर सेलेक्ट किए, एक तो 3 और एक 2 और एक 7, ये 3 नंबर्स मैंने सेलेक्ट कर लिए 0 to 9 में से, ठीक है। अच्छा, अब मैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूँगा, 2 3 7, इसको मैं कह दूंगा N1, इसको कह दूंगा N2 और इसको कह दूंगा N3।
अब मैं N1 नंबर वाली यानी 2 नंबर वाली बॉल इससे निकालूंगा, 3 नंबर वाली बॉल इससे निकालूंगा और 7 नंबर वाली बॉल इससे निकालूंगा। तो इससे होगा क्या कि तीनों बॉक्स से एक एक बॉल आ जाएंगी और उन बॉल्स का नंबर इस तरीके से होगा कि सबसे छोटा नंबर, जो 3 नंबर्स आए होंगे उनमें सबसे छोटा नंबर इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा। यानी हमने ज़बरदस्ती इस चीज़ को मतलब कर ही लिया, इसी तरीके से बॉल ही निकाली कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो ही जाए ताकि कोई शक ना बचे फिर। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इस बात को, इस इंटरेस्टिंग टेक्निक को कायदे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, जब ये आपके समझ में आ गया तो आप कह सकते हैं कि भाई जितने तरीके से हम 10 नंबर्स हैं ना, 0 to 9, 10 नंबर्स में से 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, उतने ही तरीके से ये बॉल्स भी निकाल सकते हैं। क्योंकि जो एक तरीका था 3 नंबर सेलेक्ट करने का, जो मैंने अभी आपको बताया था 2, 3 and 7, ये देखिए यही तरीका देखा था ना हमने, 2, 3 and 7, यस, 2, 3 and 7। तो इस तरीके के करस्पॉन्डिंग एक तरीका था बॉल्स निकालने का। ठीक है ना, तो जितने तरीके से आप ये 3 नंबर सेलेक्ट कर सकते हो उतने ही तरीके से आप एक एक बॉल तीनों बॉक्सेस से निकाल सकते हो। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे 3 नंबर सेलेक्ट करने के? 10C3। तो 10C3 तरीके से आप तीनों बॉक्सेस से एक एक बॉल निकाल सकते हो ताकि बॉक्स 1 से सबसे छोटे नंबर वाली बॉल आए और फिर बॉक्स 3 से सबसे बड़े नंबर वाली बॉल आए।